Hello students, welcome back and welcome to this session of class 12th chemistry, and we are dealing with the third chapter of class 12th chemistry, that is chemical kinetics। और आज हम एक बहुत ही important topic स्टडी करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सीधे चलते हैं स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो हम यहाँ पे समझेंगे रेट लॉ हमारे पास क्या होता है। वो स्टूडेंट्स हमने पिछले टॉपिक रेट लॉ को समझने के लिए आप देख सकते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होती है। सिंपल सा समझिए, हमारे पास सपोज़ करो कि एक रिएक्शन हम लिखते हैं तो जो उसका रेट हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें वो रिएक्शन बहुत सारे स्टेप्स में पूरा हो रहा है। हमारे 3 स्टेप्स हैं, उसमें एक स्टेप ऐसा है जो कि बहुत स्लो है और बाकी स्टेप्स जो है वो फास्ट है। तो रेट हम उसी स्लोएस्ट स्टेप से निकालते हैं और यही कारण है कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको हम RDS या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। तो आज हम समझेंगे स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। देखिए क्या है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सम ऑफ द इंडाइसेस और पार्ट्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो किसी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर, है ना, जिसको हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया है, जो पावर्स होती हैं, जैसे हमने लिखा था A मोल्स ऑफ A, B मोल्स ऑफ B, तो जो पावर होती हैं नंबर ऑफ मोल्स की, उनको अगर आप जोड़ देंगे, उनका सम कर देंगे, सो दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? सम ऑफ द पावर्स टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन आर रेज्ड टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। इसको समझते हैं क्या है। तो पावर्स को देखिए हमारे पास, सपोज सिंपल सा एग्जाम्पल लीजिए। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग जनरल रिएक्शन। यहाँ पे क्या है, A मोल्स ऑफ A रिएक्शन कर रहे हैं, B मोल्स ऑफ B रिएक्ट कर रहे हैं विद C मोल्स ऑफ C और वो बना रहे हैं प्रोडक्ट। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे रेट क्या बनेगा, व्हाट इज रेट? रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट A रेज टू पावर P, B रेज टू पावर Q, C रेज टू पावर R। अब देखो यहाँ पे मैंने P Q R क्या लिखा है, क्योंकि ये जो A, B और C है ये किसके अकॉर्डिंग रेट हुआ? दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। थियोरेटिकल अगर आप देखेंगे तो A की पावर स्मॉल a, B की पावर स्मॉल b और C की पावर स्मॉल c। लेकिन हमने क्या कहा, जो हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया तो जो पावर है वो A नहीं आई, A की पावर कितनी आई सपोज करो, वो आई P, है ना। और जो B है, इसकी जो एक्सपेरिमेंट हम जब किया तो रेट जो है इसकी B पावर पर डिपेंड नहीं किया, वो किस पे डिपेंड किया? वो डिपेंड किया Q के ऊपर, Q की पावर पे, है ना, Q पे डिपेंड किया। इसी तरीके से C की पावर जो C नहीं रही, एक्सपेरिमेंटली जो फाइंड आउट किया गया तो C की पावर R पे डिपेंड किया। यानी कि हमारे पास जो यहाँ पे लिखा है ABC, तो रेट लॉ हमारे पास यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट क्या होना चाहिए था स्टूडेंट्स। यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन को देखें तो थ्योरेटिकल चीज़ देखनी है। थ्योरी में हमारे पास क्या है, A मोल्स ऑफ A, B मोल्स ऑफ B और C मोल्स ऑफ C। यानी यहाँ पे जो रेट लिखेंगे, रेट जो है R दैट इज़ इक्वल टू, वो किसके बराबर आएगा स्टूडेंट्स? वो दैट इज़ इक्वल टू, अगर वो हम देखें इक्वल टू किसके आएगा, वो दिस इज़ इक्वल टू K इंटू A रेज टू पावर A इंटू B रेज टू पावर B स्मॉल b ऑफ कोर्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर स्मॉल c। यही आएगा ना, दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। ये थ्योरी को इस देखकर तो यही पता लग रहा है। लेकिन हम कहते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट जो हमने किया तो हमने देखा जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, दैट इज इक्वल टू K। A की कंसंट्रेशन अब वो A मोल्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो कर रहा है P के ऊपर, है ना। इसी तरीके से जो B की कंसंट्रेशन है उसके हमारे पास Q की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है पावर पे, और C के लिए हमारे पास R पे। तो ये एक्चुअल अगर आप देखेंगे तो थ्योरेटिकल जो पावर्स बनेगी वो हमारे पास क्या है, A प्लस स्मॉल b प्लस स्मॉल c। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो हमने इसको किया तो हमारे पास जो पावर है वो क्या, वो हमने चेंज कर दी है, पावर P, Q और R। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहता है अभी एक्चुअल में ये क्या है, दिस इज रेट लॉ। रेट लॉ के अकॉर्डिंग ये जो रिएक्शन का रेट है किसके इक्वल है, K रेट कांस्टेंट, A कंसंट्रेशन रेज टू पावर P, B कंसंट्रेशन रेज टू पावर Q एंड C कंसंट्रेशन रेज टू पावर R। यानी कि एक्चुअल जो थ्योरी में दिख रहा है कि A स्मॉल b स्मॉल c है, बट एक्सपेरिमेंट करने पर जो पावर जो देख रहे हैं वो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, P A के और B के Q हैं और C के R हैं। तो ये रेट लॉ हो गया है ना, एक्सपेरिमेंटली हमने फाइंड आउट किया है। तो ये बताया रेट लॉ के अंदर जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया है, इसमें जो सम ऑफ पावर्स हैं, पावर कौन सी है यहाँ पे, P Q और R,
इन तीनों पावर्स का जो सम है दैट इज़ कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये हमारे पास जो लिखा था हमने, ये लाइन क्या है हमारे पास, ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखी है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ रेट लॉ इक्वेशन है। रेट लॉ मतलब वो जो एक्सपेरिमेंटली पता की जाती है, एक्सपेरिमेंटली जो रेट लिखा जाता है वो ये है, और एक्सपेरिमेंटली जो रेट लॉ लिखा जाता है उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेट लॉ। रेट लॉ के अंदर जो पावर्स होती हैं उन सभी का सम जो है दैट इज़ कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस पूरे रिएक्शन का जो ओवरऑल ऑर्डर है वो क्या है, दैट इज़ P + Q + R। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है विद रिस्पेक्ट टू A, तो वो ऑर्डर क्या है P, क्योंकि A की कौन सी पावर पे डिपेंड कर रहा है, रेट, वो P पे डिपेंड कर रहा है। सो ओवरऑल ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन का, दिस इज P + Q + R, बट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A इज P and order with respect to B is Q and order with respect to C is R। तो ये इंडिविजुअल ऑर्डर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू A, B एंड C, और ओवरऑल ऑर्डर कितना है, जितने भी आपने रेट लॉ एक्सप्रेशन में लिखे हैं रिएक्टेंट्स, उन सभी की पावर को आपने जोड़ देना है बस, और वो बन जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखिए कि ऑर्डर जो है रिएक्शन का, वो किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और इवन फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, जैसे 1/2 हो गया या 1/3 हो गया। ये वैल्यूज़ भी आपको ऑर्डर की देखने को मिल सकती हैं। तो व्हाट इज़ ऑर्डर? ऑर्डर इज़ सम ऑफ पावर्स इन द रेट लॉ इक्वेशन, that is called the order of reaction, and order of reaction can be 0, it can be 1, it can be 2 and it can be even fractional। तो आइए इन सभी ऑर्डर्स को बारी बारी से समझते हैं स्टूडेंट्स, और उनके एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आया है दैट इज़ दी ज़ीरो ऑर्डर। अब ज़ीरो ऑर्डर हमारे पास किसको बोलेंगे? अब देखो हमारे पास क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा? फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी किसी की पावर, अब मैं ज़ीरो ऑर्डर के लिए अगर एक्सप्रेशन लिखूंगा तो यही तो बनेगा हमारे पास, रेट इज़ इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर 0, क्योंकि जो पावर्स हैं उन्हीं के सम को तो हम कह रहे हैं रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और अगर हम ज़ीरो ऑर्डर कर रहे हैं, इसका पावर कितनी होनी चाहिए? 0, है ना। तो 0 का मतलब एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज़ 1, इसका मतलब कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस कौन से होंगे हमारे पास? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस कौन से हैं स्टूडेंट? ऐसे रिएक्शन जिनका रेट जो है वो डिपेंड ही नहीं करता कंसंट्रेशन के ऊपर। द रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। In other words, we can say for zero order reaction, you can say rate is directly proportional to concentration of reactant raised to power 0। इसलिए क्या है ये? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। एग्जाम्पल देते हैं स्टूडेंट्स ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का। एग्जाम्पल देखिए, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन सरफेस ऑफ प्लैटिनम कैटलाइज्ड अंडर हाई प्रेशर। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये सुन के बड़ा अजीब लगता है कि भाई ज़ीरो ऑर्डर का मतलब है किसी रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड ही नहीं कर रहा कंसंट्रेशन के ऊपर, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कंसंट्रेशन के ऊपर, वो समझते हैं। यानी अगर इंडिपेंडेंट हो गया है कंसंट्रेशन के तो वो फिर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और ये बड़ा सुनने में बड़ा अटपटा सा लगता है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब हमारे पास क्या हुआ। तो एग्जांपल देखिए, इसको हम समझेंगे। एग्जांपल है थर्मल डीकम्पोजिशन, यानी कि हमारे पास किसकी डीकम्पोजिशन करनी है? हमने अमोनिया की। अमोनिया की थर्मल डीकम्पोजिशन मतलब अमोनिया को हमने हीट करना है किसकी प्रेजेंस में? प्लैटिनम के प्रेजेंस में, हाई प्रेशर पे। तो ये क्या बनाएगा हमारे पास? N2 और H2। अब अगर यहाँ आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इस इक्वेशन के लिए मैं रेट तो लिख ही सकता हूँ। अगर आप देखो रेट कैसे लिखेंगे? रेट इज़ इक्वल टू हमारे पास K, है ना। अब रेज टू पावर अमोनिया यहाँ पे NH3 है, तो उस हिसाब से मैं तो यहाँ लिख सकता हूँ, यानी कि हमारे पास क्या है? NH3। और इसकी पावर कितनी लिखूँ? अब NH3 के आगे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2। तो पावर कितनी आ जाएगी इसकी? दैट पावर विल बी 2। इसकी पावर कितनी हो जाएगी? पावर इज़ 2 इसकी कंसंट्रेशन। लेकिन 2 पे तो डिपेंड करी, वो क्या इसके 0 पावर पे डिपेंड कर रही है, यानी कि इंडिपेंडेंट है। अब इसमें देखिए समझते हैं क्या है, ऐसा क्यों हुआ। अब इसमें रीज़न देखिए, यहाँ पे प्लैटिनम जो है इट एक्ट एज कैटलिस्ट। यहाँ प्लैटिनम जो है वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है ना, क्योंकि हमने क्या लिखा है? एग्जाम्पल ज़ीरो ऑर्डर का क्या है? थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट एट हाई प्रेशर। तो यहाँ पे जो प्लैटिनम है स्टूडेंट्स वो किसका काम कर रहा है? दैट इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट अंडर हाई प्रेशर। अब जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है हमारे पास, जो मेटल होगा यानी प्लैटिनम है, ये पूरी की पूरी तरह अमोनिया से भर जाएगा। प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हमने प्लैटिनम का छोटा सा पीस रखा है और उसको अमोनिया गैस के पूरे कंटेनर में रखा हुआ है। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो हर बार क्या होगा? अमोनिया जो है वो पूरा का पूरा सरफेस उस पर प्लैटिनम की उस पर अमोनिया चिपक जाएगा, है ना।
अब आगे फर्दर चेंज इन रिएक्शन कंडीशन विल नॉट चेंज द अमाउंट ऑफ अमोनिया और प्लैटिनम। अब एक आधा अगर उसमें से रिएक्शन कर भी लेगा तो फिर भी प्रेशर इतना ज़्यादा है कि जहाँ एक जगह खाली होगी एकदम से अमोनिया वहाँ फिर से भर जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या है, जो कंसंट्रेशन हम लेते हैं स्टूडेंट्स रेट एक्सप्रेशन के अंदर, उस कंसंट्रेशन को समझा जाता है, पढ़ा जाता है, जो कि चेंज होती है। आप शुरू में ध्यान करिए, व्हाट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स विद टाइम। अब यहाँ पे क्या है, जो प्लैटिनम की सरफेस है, जो कैटलिस्ट है, वो तो पहले से ही अमोनिया से भरी हुई है, तो कंसंट्रेशन तो चेंज ही नहीं हो रही। तो ऐसे में जब कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हो रही तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि ये कैसा है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो थर्मल डीकम्पोजिशन जो अमोनिया की है प्लैटिनम की उपस्थिति में और हाई टेम्परेचर पे, ये किसका एग्जाम्पल है? दिस एन एग्जाम्पल ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज प्लैटिनम इज़ ऑलरेडी सैचुरेटेड विद अमोनिया एट हाई प्रेशर। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, जो प्लैटिनम की सरफेस है उस पर ऑलरेडी अमोनिया पूरी तरह से उसको घेर लेगा उसको, है ना। तो हर टाइम उसमें कंसंट्रेशन उतनी ही रहेगी, कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हो रही। तो रेट जो है वो डिपेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि रेट के अंदर हम किसको देख रहे हैं? रेट के अंदर हम उस कंसंट्रेशन को कंसीडर कर रहे हैं जो कि समय के साथ बदल रही है। और हाई प्रेशर में अमोनिया जो प्लैटिनम से चिपका हुआ है उसका वो पूरी तरह से सैचुरेटेड हो गया है, इसलिए रेट जो है उसमें इंडिपेंडेंट हो जाता है किसके? अमोनिया की कंसंट्रेशन। तो ये स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास क्या है? दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब चलते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसको बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, उसकी पहली पावर पे। यानी कि हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर में, क्या होगा? रेट जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और ऑर्डर क्या होता है? सम ऑफ पावर्स। तो पावर कितनी होनी चाहिए? 1। इसका मतलब जिन रिएक्शंस के अंदर जो रेट है रिएक्शन का वो कंसंट्रेशन की पावर 1 पे डिपेंड करेगा, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे देखें, H2O2 ये डिकम्पोज हो रहा है, ये बना रहा है हमारे पास H2O प्लस हाफ O2, यहाँ प्लस देखिएगा, ठीक है, प्लस हाफ O2 बना रहा है। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट इज इक्वल टू K इंटू H2O2 की पावर यहाँ पे 1 है। और अगर कंसंट्रेशन 1 पे डिपेंड कर रहा है तो वो कौन सा रिएक्शन हुआ स्टूडेंट्स? दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास सिंपल चीज़ अगर हम देखें तो व्हाट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है कि इन रिएक्शंस के लिए हमारे पास जो रेट है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हम चलते हैं हम यहाँ पे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पे। अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो एग्जांपल देखिए, सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या होगा? अब देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट क्या है? जो रेट था दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1, और सेकंड ऑर्डर क्या होगा? रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 2। तो जहाँ पे सेकंड पावर पे डिपेंड करेगा रेट, वो क्या बन जाएंगे? दैट इज़ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस केस में क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सो स्क्वायर यानी पावर 2 हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, 2HI ये डिकम्पोज होंगे, क्या बनाएंगे? H2 प्लस I2। अब यहाँ से रेट लिखेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ईच रेज टू अप्रोप्रिएट पावर। रिएक्टेंट यहाँ पे क्या? HI, उसकी अप्रोप्रिएट पावर कितनी है? 2। यहाँ पे रेट क्या बन जाएगा? रेट इज इक्वल टू K इंटू HI की पावर 2। अब जो कि पावर यहाँ पे जो पावर है वो 2 हो गई है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं? सम ऑफ पावर्स। तो पावर यहाँ पे 2 है, इसलिए ये कौन सा एग्जाम्पल है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन पे चलते हैं ना। व्हाट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन? ऑफ कोर्स अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों के सामने क्या है। अगर आप सेकंड ऑर्डर के लिए देखेंगे तो सेकंड ऑर्डर के लिए हमारे पास रेट क्या था? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a रेज टू पावर 3। और थर्ड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 3। वहाँ पे पावर 2 थी सेकंड ऑर्डर में, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन की पावर 3 पे हो जाएगा, है ना। तो ये है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल देखिए, 2NO2 प्लस O2 ये बनाएगा 2NO2। अब रेट जब लिखना है तो हमें सिर्फ रिएक्टेंट्स देखने हैं। रिएक्टेंट्स यहाँ पे क्या है? NO और O2, और NO की पावर क्या है? 2 और O2 की पावर क्या है? 1। सो रेट इज इक्वल टू K इंटू NO की पावर 2 और O की पावर 1, और दोनों का सम क्या बन जाएगा? अब ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। NO2 की पावर कितनी है? 2 है, और O2 की पावर कितनी है? 1, है ना। O2 की पावर कितनी है? 1। तो टोटल ऑर्डर कितना बन गया? सम ऑफ पावर्स। तो पावर यहाँ पे एक पावर कितनी है? 2 है, और दूसरी पावर कितनी है? 1। सो 2 + 1 इज 3, इसलिए ये क्या है? दिस इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आया स्टूडेंट्स?
तो यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, जीरो ऑर्डर में क्या है, रेट किसके बराबर है, जीरो ऑर्डर में रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन रेज टू पावर जीरो। फर्स्ट ऑर्डर में रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन रेज टू पावर वन। सेकंड ऑर्डर में रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन रेज टू पावर टू। और थर्ड ऑर्डर में रेट इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन रेज टू पावर थ्री। अब बात करते हैं यहाँ पे फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, हमने ये भी देखा कि भाई जो ऑर्डर है वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है। अब यहाँ पे इस रिएक्शन को देख लीजिए, क्या है हमारे पास, यहाँ पे सम ऑफ जो एक्सपोनेंट्स है वो फ्रैक्शनल वैल्यू आनी चाहिए। अब रेट देखिए, एग्जांपल देखिए, H2 प्लस Br2 एंड दिस इज फॉर्मिंग 2HBr। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली जब रेट पता किया गया, रेट जो है दैट कम्स आउट टू बी K H की पावर 1 और Br2 की पावर 1/2 है ना। अब इसका ऑर्डर क्या बनेगा, सम ऑफ पावर्स। अब एक पावर क्या है 1 है और दूसरी पावर क्या है 1/2, तो ऑर्डर क्या बनेगा 1 प्लस 1/2 दैट इज़ 1.5। तो ये वैल्यू क्या होगी 1.5 क्या है फ्रैक्शनल वैल्यू होगी। तो ये क्या है हमारे पास, दिस इज़ दी फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं फिर से एक बार देखते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्पल्स में भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको बताया था व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। It is the sum of the powers in the rate law expression which is determined experimentally. वो sum of powers जो होती है of concentration term that is called the order of reaction. एक reaction A moles of A, B moles of B and C moles of C, इसके लिए हमारे पास जो रेट लॉ बनेगा वो रेट इज इक्वल टू K इंटू A रेज टू पावर P, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली है फाइंड आउट है ना, B की पावर Q और C की पावर R। ये जो वैल्यू है P प्लस Q प्लस R यानी पावर्स का जो जोड़ है, सम है, इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और इवन फ्रैक्शनल भी हो सकता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होते हैं जो कंसंट्रेशन की टर्म्स के इंडिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और वो है डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया एट इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एट हाई प्रेशर। तो यहाँ पे जो अब प्लैटिनम है वो अमोनिया से हमेशा ही भरा रहता है, उसकी कंसंट्रेशन समय के साथ चेंज नहीं होती है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास जहाँ पे रेट जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज वेयर रेट इज proportional to second power of concentration term. And what is third order reaction, where rate is proportional to third power of the concentration term. And we have fractional where the sum of the exponent is what, that is वो वैल्यू कैसी आती है, फ्रैक्शनल वैल्यू आती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, जहाँ पे अमोनिया की डिकम्पोजिशन को हमने स्टडी किया था, इट कुड बी 1, इट कुड बी 2, इट कुड बी 3, इट कुड बी फ्रैक्शनल। Now we move on to another very important, and that is units of rate of reaction. तो स्टूडेंट्स अगर आपको ध्यान हो, जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था और डिफरेंस किया था यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, तो हमने आपको चीज़ बताई थी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी यूनिट हमेशा फिक्स रहती है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो वो क्या होगी, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, या फिर आप चेंज कर सकते हैं मोल्स पर लीटर पर मिनट, मोल्स पर लीटर पर आवर। तो हमेशा जब रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट लिखी जाती है तो वो हमेशा कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम लिखी जाती है। लेकिन हमने वहाँ पे एक बात कही थी, आपको ध्यान है, हमने कहा था कि जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट हमेशा सेम नहीं रहती, वो डिपेंड करती है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। हमने ऑर्डर अभी पढ़ा है कि ऑर्डर 0 भी हो सकता है, ऑर्डर 1 भी हो सकता है, ऑर्डर 2 भी हो सकता है रिएक्शन का, ऑर्डर 3 भी हो सकता है ना। तो उसी हिसाब से जो यूनिट बनेगी, तो यहाँ पे सिंपल सा किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन की यूनिट लिखने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिए, किसी की यूनिट अगर आपने के की निकाल ली हो, सिंपल इज मोल्स पर लीटर रेज टू पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। और यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर आप यूनिट निकालना चाहते हैं k की, तो यहाँ पे n के अगर k की यूनिट निकालना चाहते हैं 0 ऑर्डर के लिए, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रख दो, 0 रख दो। अगर फर्स्ट के लिए निकालना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू क्या रखोगे, 1 रख दो। अगर सेकंड ऑर्डर के लिए निकालना चाहते हो तो वहाँ पे वैल्यू क्या रखनी है आपने, 2 रख दो। 3 के लिए निकालनी हो 3 रख दो। तो किसी भी ऑर्डर के लिए अगर आप रेट यूनिट निकालना चाहते हैं रेट कांस्टेंट की, तो सिंपल यही फॉर्मूला है, मोल्स पर लीटर रेज टू पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। और n जो है दैट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसको सिंपल देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग करके देख लेते हैं। अब यहाँ मैंने 3 का, यहाँ पे जो 3 इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। और यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास, अब देखिए ऑर्डर किसी रिएक्शन का अगर 0 होगा तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है, यहीं पे देख लीजिए,
यहाँ इन तीनों से यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करो हमारे पास किसी रिएक्शन के लिए ऑर्डर 0 है, मैं पूछता हूँ कि बताइए कि जो रेट कांस्टेंट स्मॉल k है इसकी यूनिट क्या होगी 0 ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पे इसी इक्वेशन के अंदर, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे जो n है इसकी वैल्यू आपने क्या रख दी है, 0 रख दीजिए। और जब आप 0 रखेंगे तो यूनिट्स क्या आ जाएंगे, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अब मोल्स पर लीटर पर सेकेंड स्टूडेंट्स ये रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट भी है। अब यहीं पे देखिए, अगर मैं पूछता हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपकी यूनिट k की यूनिट क्या बनेगी। अब यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या रखना है, n की वैल्यू क्या रखोगे, आप यहाँ पे 1 रख देंगे। अब जैसे ही अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो आपकी यूनिट्स बन जाएंगी पर सेकेंड, ओनली पर सेकेंड। और अगर आप ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर की बात करते हैं तो n की वैल्यू यहाँ पर 2 रख दीजिए। इस इक्वेशन के अंदर 2 रखेंगे तो जो आपकी यूनिट्स बनेंगी हमारे पास स्टूडेंट्स k की, वो देखिए क्या बनेंगी, वो होंगी हमारे पास दैट इज़ पर मोल लीटर पर सेकेंड। थोड़ा अलग है, 0 ऑर्डर के लिए क्या है, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट्स क्या है k की, पर सेकेंड। और सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या है, पर मोल लीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। हमने 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फ्रैक्शनल ऑर्डर, तीनों के हमने एग्जांपल्स और डेफिनेशंस देखे। फिर हमने देखा कि ऑर्डर जो रेट कांस्टेंट की यूनिट्स क्या होंगी अगर रिएक्शन 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है। तो सिंपल सा आपको ये रिलेशन ध्यान रखनी है। रिलेशन है यूनिट्स ऑफ k इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर रेज टू पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। n अगर आप 0 ऑर्डर के लिए निकालना चाहते हैं तो n की वैल्यू 0 रख दीजिए, जो वैल्यू क्या आएगी, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना चाहते हैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख दीजिए और आपकी यूनिट्स आएंगी k की पर सेकेंड। और अगर सेकेंड के लिए निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 रख दीजिए और वैल्यू सेकेंड ऑर्डर के लिए हमारे पास k की यूनिट्स क्या आएंगी, पर मोल लीटर पर सेकेंड। So this was all about this topic students, this order of reaction, their examples and units of K for various orders of reaction. And I'm sure students कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। थैंक यू।